कि 6 महीने लगेंगे कार्टिलेज आने में और इंजेक्शन लगते थे कि क्योंकि पेन अनबेरेबल था। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या ऐसा आप में चेंजेस आए या आपने क्या चेंजेस अपने अंदर इनकलकेट किए जिससे आपकी दुनिया बदली। मेरी लाइफ भी ऐसी कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं रही है। मुश्किलें आई हैं, मतलब चैलेंजेस आए हैं, ऐसे ऐसे टाइम हुआ है कि जब मुझे लगा हो कि बस अब अगला कदम लिया ही नहीं जा सकता है और फंस गए अब, मतलब ख़त्म है। मेरा एक बेटा है, जब वो पैदा हुआ था तो उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था उस टाइम, जो किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि है क्या। मतलब वो एक उसकी लंग डेवलप नहीं हुई थी, हॉस्पिटल पहुंच जाते थे और बिल्कुल वो जूझता रहता था ज़िंदगी और मौत के बीच में। तो मेरे नी की कार्टिलेज ख़त्म हो गई थी एज़ पर डॉक्टर, कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी की लाइफ में उसकी मुश्किल सिचुएशन है। चाहे वो आपको बाहर से दिख रहे हो जैसे सब पूरा है, सब अच्छा है, रिच हैं, गाड़ियाँ हैं, काम अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन उस बंदे के से आप बात करोगे तो वो वहीं रूट लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में उलझा होगा। छोटी सी शॉप का एक इंटीरियर करी थी, उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं, उनको कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, आप थोड़ी हेल्प कर दो, तो पर पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम टाइम पे मैं जाके आउट स्टेशन काम भी कर रही थी, बॉम्बे में एयरपोर्ट भी बना रही थी, रेस्टोरेंट्स भी कर रही थी, बैंगलोर जाके कुछ फिल्म स्टार्स के घर भी कर रही थी। सबसे बड़ा फियर अंदर जो बैठा था वो ये था कि मैं इसे बचा नहीं पाऊँगी, और उसका भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, क्योंकि पहले कुछ हुआ था मेरी लाइफ में तो मुझे ऐसे लगा था कि गॉड ने मुझे पनिशमेंट दी है, और आज मैं कहती हूँ वो बच्चा पनिशमेंट नहीं है, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो भी है हमारे बियॉन्ड एक सुपर पावर है जो हमारे ऊपर हर वक्त हमारा ध्यान रख रही है। ये बिलीफ मेरे शिवाय ने ही मुझे दिया है। और फिर वही इंसान 2-4 साल बाद आपको कह रहा है कि नहीं बताओ भाई तुमने कैसे अपनी लाइफ ऐसे बदल ली है और कैसे तुम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और फिर वो उसको सब जानना है। सेम पर्सन है, सेम वही है, आप तो सेम ही हो। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है इसमें हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत को लेके आए हैं जो एक बहुत ही रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। शी हैज़ डिज़ाइंड एंड एग्जीक्यूटेड मोर देन 50 हाई एंड रेस्टोरेंट्स. You will find them in high-end malls and airports. She has designed, executed cinemas like PVR and Director Cut, the hotels like the Grand Vasant Kunj, Western Calcutta, and residential places which are in DLF Camellias. और इतने सक्सेसफुल शख्सियत ओवरनाइट तो नहीं बनी होंगी, तो उन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड व्हाट लेसन्स शी हैज़ फॉर अस। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है स्मृति जी। थैंक यू सो मच राहुल जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आज आप इतने सक्सेसफुल हैं, इतने अच्छे अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, और हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स हों जो आपको देख रहे हों, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए जो वो आपकी जगह पर आ सके? मेरा तो एक ही मंत्रा रहा है, ड्रीम बिग एंड डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग इट। अगर आप मन में सोच लो कि आपको कहीं पहुंचना है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर हो, तो आप वो हर चीज़ कीजिए, वो हर स्टेप लीजिए जिससे आपको लगता है कि आप वहाँ पहुँच पाएंगे, और अगर नहीं भी पहुँच पाए तो एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि आपने अपना बेस्ट दिया। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ भी ऐसी कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं रही है। मुश्किलें आई हैं, मतलब चैलेंजेस आए हैं, ऐसे ऐसे टाइम हुआ है कि जब मुझे लगा हो कि बस अब अगला कदम लिया ही नहीं जा सकता है और फंस गए अब, मतलब ख़त्म है। लेकिन हर बार मैं उसको एक ग्रेस कहूँगी, एक ब्लेसिंग कहूँगी, जो मेरी लाइफ में एक उस वक़्त भी ऐसा एक दरवाज़ा खुलता है उस टाइम जब आप अपने रॉक बॉटम पे होते हो, कि वो आपको एक, अगर आप उस तरफ एक कदम भी बढ़ा लो
तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ, एक रास्ता, कुछ उम्मीद जगी है, एक कोई किरण आपकी लाइफ में ऐसी आई है कि जहाँ अगर आप जाओगे तो आप शायद इस दुविधा से, इस मुश्किल से, इस परेशानी से निकल पाओगे। और ऐसे ही चली है, मतलब आती गई हैं मुश्किलें, आती गई हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि सारे दरवाजे हमेशा बंद ही हैं। और मैं मतलब बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में हमेशा कोई ऐसा शख्स आया है या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है जहाँ अगर मैंने एक उंगली दी है तो उन्होंने पूरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचा है। और ऐसी ही आप जानते हो, एक रोहिणी आंटी है, रोहिणी आंटी, जो रोहिणी सिंह, जो हमारी मेंटोर हैं। और मतलब मेरे लिए तो मैं अपनी पूरी लाइफ का क्रेडिट ही उनको देती हूँ कि उन्होंने जहाँ कहीं कोई रास्ता नहीं था, वहाँ से भी वो मुझे उठा के लाई हैं। एंड हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में आज भी अगर मैं कहीं फंसती हूँ तो मैं उनके पास जा सकती हूँ। और हर किसी की लाइफ में ऐसा एक इंसान होता ही है, अगर आपको नज़र आए वो, जो मेरे लिए रोहिणी आंटी है, लेकिन आपकी लाइफ में आपके आसपास आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कभी कभी बच्चा, कभी कभी सिर्फ भगवान, जो लोग जिसको भी मानते हैं। और अगर आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो वो आपको उस हर मुश्किल से निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्टार्टिंग में, जब बहुत साल पहले, मेरा एक बेटा है, जब वो पैदा हुआ था तो उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था उस टाइम, जो किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि है क्या। मतलब वो एक, उसकी लंग डेवलप नहीं हुई थी। और हम 2 साल तक हॉस्पिटल इन एंड आउट ही कर रहे थे। मतलब एक ज़रा सी छींक आती थी और हम हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, और बिल्कुल वो जूझता रहता था ज़िंदगी और मौत के बीच में। और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि पता नहीं ज़िंदगी में और कुछ है या नहीं है, कि सिर्फ इस बच्चे को बचाना ही है। और ऐसा क्या, उस वक़्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी कुछ ख़ास। मैं अपना काम स्टार्ट ही की थी उस टाइम। और मतलब एक जनरल, हालांकि फैमिली का फुल सपोर्ट था मुझे, मतलब हमेशा मेरी फैमिली मेरे साथ एकदम साथ खड़ी थी। उस टाइम पे ऐसे लगता था जैसे कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब वो ज़रा सा छींक आती थी और हम हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, वो सीधे हेड बॉक्स पे जाता था, कभी कभी मतलब बिल्कुल वेंटिलेटर तक पहुंच के वापस आया। तो ऐसे लगता था कि कोई रास्ता ही नहीं है। हम उसको यूएस ले गए ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे उन्होंने डायग्नोज किया कि उसे एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज़ है। और फिर इंडिया आए तो कोई हमारे को ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता था कि जो उस चीज़ को समझे पूरी तरह और उस चीज़ को ट्रीट कर सकें। तो हमने पहले 2-3 साल बहुत स्ट्रगल किया उसकी हेल्थ को लेकर। और जब भी हम ऐसी चीज़ें करते थे, जैसे अब हम यूएस जैसी जगह जा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता था और इतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी कि आप जाके इतना सब कुछ अफोर्ड कर पाओ और इतना सब कुछ अचीव कर पाओ। मतलब अपना जैसे भी थे, मतलब अच्छे थे, कभी ऐसा नहीं था कि घर में कोई बहुत कमी हो रही है किसी चीज़ की, लेकिन मुश्किल था। मतलब जैसे हमारी घर भी लोन पे था, वो ईएमआई देते थे, लेकिन घर तो था एटलीस्ट। मतलब हम अपने आप को उसी में ब्लेस्ड मानते हैं कि हमारे पास बेसिक्स तो सब कुछ थे ही हमेशा, और अच्छे थे, और फैमिली सपोर्ट बहुत जो अच्छा एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है कि हाउ टू कीप बोथ एंड्स मीट आउट, वो हाँ, वाले मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता था क्योंकि एक्सपेंसिव होता था ट्रीटमेंट। और जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो तो 1-2 लाख का बिल तो ऐसे ही बन जाता था। और उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, जब हमारी सैलरियाँ 15,000 नहीं होती थी। तो मतलब जैसे जैसे तैसे करना ये सब मैनेज थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट आ ही जाता था। मेरी फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट थी और चलती रहती थी गाड़ी। मतलब वर्क में भी मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, अपना काम स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और करते थे उस टाइम भी, तो अच्छा, मतलब वैसे तो ठीक थे, मतलब कि स्टेबल थे, लेकिन एक एक्सेस या अबंडेंस वाली चीज़ नहीं थी। और फिर किसी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि तुम एक EFT करके की एक मॉडलिटी है, किसी ने ट्राई करी है, उससे काफ़ी आप देखो तुम्हारे बेबी को हेल्प हो जाएगी। उसके लिए मैं वहाँ गई, वर्कशॉप अटेंड करी। तो उस वर्कशॉप में सबसे पहले उन्होंने कहा कुछ फ़िज़िकल चीज़ पे आप स्टार्ट कीजिए, ताकि क्योंकि वो बहुत दिखता है, फील होता है इंस्टेंटली। तो हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, हमारा कोई लिफ्ट नहीं थी, 3 फ्लोर चढ़ना पड़ता था, कभी बच्चों को लेके भी चढ़ना पड़ता था। तो मेरी नी की कार्टिलेज ख़त्म हो गई थी एज़ पर डॉक्टर।
कि 6 महीने लगेंगे कार्टिलेज आने में, और इंजेक्शन लगते थे कि क्योंकि पेन अनबेरेबल था, क्योंकि जब बेबी हुआ था तो थोड़ा वेट भी बढ़ गया था, तो वो बच्चों को लेके 3 मंजिल चढ़ते चढ़ते दिन में 3-4 बार ऊपर नीचे होते थे, तो ख़राब हो गए थोड़े से नीज़। तो वहाँ पे सबसे पहले EFT में उन्होंने टैपिंग कराई और बोला फिर चल के देखिए दर्द हो रहा है, तो दर्द नहीं था। उन्होंने कहा जाइए सीढ़ियाँ चढ़िए। इंस्टेंट मतलब 5-6 राउंड ऑफ EFT इंस्टेंटली, ऐसा था कि कभी कुछ था ही नहीं। फिर उन्होंने कहा जाओ सीढ़ी चढ़ के आओ, तुम्हें सीढ़ी चढ़ते हुए दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ के आओ। तो हम सीढ़ी में चढ़ी, सीढ़ी 2-3 मंजिल ऊपर गई, 2-3 मंजिल नीचे आई, दर्द नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए ऐसा था जैसे किस मिरेकल कह लो या सरप्राइज़ कह लो। मैं बहुत ही साइंटिफिक बैकग्राउंड से आई हुई, आर्किटेक्चर करा हुआ, और घर में डॉक्टर्स तो सारे एलोपैथी, फुल्ली बिलीवर इन एलोपैथी कि भाई कुछ ख़राब है तो डॉक्टर पे ही जाना है, कुछ बीमारी है तो दवाई ही खानी है, ये दूसरे रास्ते क्या होते हैं। कुछ ना पता था, ना कभी कोई इंट्रोडक्शन हुआ, वो तो ऐसे किसी ने कहा तो जब आप बिल्कुल हार चुके होते हो तो आप कुछ भी ट्राई करने को तैयार होते हो, इसलिए मैं चली गई क्लास में। लेकिन वो मेरे लिए एक मिरेकल क्लास थी। मतलब मैंने ऐसी वर्कशॉप ना देखी थी, ना सुनी थी, ना पता था, और ना मैं उस माइंडसेट से गई थी, क्योंकि मैं तो सोच के गई थी कि मेरे को कोई हीलिंग का तरीका आ जाएगा जिससे मेरा बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बच्चे की उस क्लास में कुछ नहीं बात करी। अगले दिन जो 2 दिन की वर्कशॉप थी, अगले दिन उन्होंने कहा कि आपका जो बिगेस्ट फियर है अब आप उसको एड्रेस करो। तो शॉर्ट में वर्कशॉप के दौरान जो निकला, मेरा बिगेस्ट फियर यही था कि मेरा बच्चा बीमार हो रहा है और बीमार हो जाएगा और नहीं रहेगा। सबसे बड़ा फियर अंदर जो बैठा था वो ये था कि मैं इसे बचा नहीं पाऊँगी। और उसका भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, क्योंकि पहले कुछ हुआ था मेरी लाइफ में, तो मुझे ऐसे लगा था कि गॉड ने मुझे पनिशमेंट दी है, और आज मैं कहती हूँ वो बच्चा पनिशमेंट नहीं है, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। और अगर वो नहीं होता, या वो ऐसे पैदा नहीं होता, या मैं इस सबसे नहीं निकलती, तो शायद मैं इस रास्ते ही नहीं आती जहाँ पे मुझे लगे कि सब कुछ ही मेरे आसपास, मतलब मैं ब्लेस्ड रही हूँ इस वक्त भी और आगे भी रहूँगी। एक वो जो आस्था बनी, वो सिर्फ उस बच्चे की वजह से बनी। तो वो ऐसा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ इस रास्ते आकर। अब आप इसे स्पिरिचुअलिटी कह सकते हो, फेथ कह सकते हो, आस्था कह सकते हो, बिलीफ सिस्टम कह सकते हो, जो भी है, हमारे बियॉन्ड एक सुपर पावर है जो हमारे ऊपर हर वक्त हमारा ध्यान रख रही है। ये बिलीफ मेरे शिवाय ने ही मुझे दिया है। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। ऑब्वियस है। सो जब ये रास्ते पे आप चलना शुरू करते हो, किसी भी ऑल्टरनेट थेरेपी या किसी भी ऑल्टरनेट हीलिंग मोडालिटी, या जहाँ जो भी रास्ता आपको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ आपका एक कॉन्ड्यूट खुलता है एक सुप्रीम पावर के साथ, या एक ग्रेस के साथ, या आप जो भी उसे बुलाओ, एक एनर्जी सिस्टम है जिसमें आप एक बार अट्यून होते हो, तो आपके साथ रास्ते खुलते जाते हैं, और वो चीज़ आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको दिखने लगती है। आपके सराउंडिंग लोगों में आपको वो दिखने लगती है, आपकी अपनी लाइफ की मटेरियल थिंग्स में दिखने लगती है, और नॉन मटेरियल थिंग्स में तो आपको मतलब पूरी तरह आप खो ही जाते हो उसके अंदर कि कितना ज़्यादा आप भटके हुए थे और कितना ज़्यादा अब आप अपने अंदर एक सुकून पाते हो, जो मुझे लगता है जब हर किसी को एक बार तो ट्राई करना चाहिए कि अपना कन्वेंशनल दुनिया छोड़ें थोड़ा सा और एक चख के देखें ये वाली यू नो क्या कहते हैं, इस वाली चीज़ को टेस्ट करके देखो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तो माइंडसेट चेंज हुआ होगा आपका, फ्रॉम फियर टू एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में आप गए होगे, जो मैं समझ रहा हूँ। बट आई एम श्योर खाली ये नहीं हुआ होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी या रिचुअल्स होंगे या टेक्निक्स होंगी जो आपने फॉलो करी होंगी और जिससे इनसाइड आउट चेंजेस आए होंगे, जो मेरे को अभी लगा कि यू चेंज फ्रॉम इनसाइड एंड द वर्ल्ड अराउंड यू चेंज। एम आई राइट? वेरी राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या ऐसा आप में चेंजेस आए
या आपने क्या चेंजेस अपने अंदर इनकलकेट किए जिससे आपकी दुनिया बदली? सो जैसे आप बोल रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो यही लाते हैं कि आप एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड लाते हो, और उसके बाद एक जैसे सॉर्ट ऑफ एडिक्शन मान लीजिए जो स्टार्ट हो गई मेरे साथ, कि मैंने पहले EFT सीखा, फिर मैंने रेकी हीलिंग सीखी, रेकी लेवल 1 2 3, मेरी टीचर हैं सुजाता मलिक जी, उन्होंने सिखाए। और फिर मैंने बहुत सारी और हीलिंग मोडालिटीज़ जैसे बाग फ्लावर रेमेडीज़ और टैरो हीलिंग और ये सब सीखा। और मतलब जैसे आप इस रास्ते में जैसे चले तो जैसे बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन आती गई, और मेरे अंदर एक जो सबसे बड़ा चेंज था वो कि ये नहीं है कि मैं अपनी दूसरी दुनिया को रोक रही हूँ ये चीज़ें फॉलो करने के लिए, या मैं कम बेटी बन रही हूँ या कम वाइफ बन रही हूँ या कम मम्मी बन रही हूँ या कम आर्किटेक्ट बन रही हूँ या कम ऑफिस जा रही हूँ ये सब फॉलो करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़, मेरा जो सबसे बड़ा स्टेप था, वो मेरे को जो समझ आया कि मैं पहले अपने अंदर बदलूँगी, अपने आप को हेल्प करूँगी, तो ही मैं किसी और को कुछ दे पाऊँगी। आप एक खाली कप में से पोर नहीं कर सकते। करेक्ट। जब हमारा ही कप खाली है तो हम और दूसरे लोगों को क्या देंगे? नीडी हो जाएंगे और अपना ही भरने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इन सब मोडालिटीज़ से वो एक जो लैक, और लैक हर चीज़ में, चाहे वो फियर है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इमोशनल है या इनसिक्योरिटी है, वो सब लैक को जब आप रिजॉल्व करते हो और अपने अंदर उसको पूरा करते हो तो उसके बाद ही आप किसी और को हेल्प कर पाते हो। और जो एक आ जाती है आप में, एक ऑटोमेटिक सेटिंग बदलती है आपकी कि आप बहुत ही नॉन जजमेंटल हो जाते हो। आप हर किसी को अप्रोच एक रूप देखते हो उसमें कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी की लाइफ में उसकी मुश्किल सिचुएशन है, चाहे वो आपको बाहर से दिख रहे हो जैसे सब पूरा है, सब अच्छा है, रिच हैं, गाड़ियाँ हैं, काम अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन उस बंदे के से आप बात करोगे तो वो वही रूट लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में उलझा होगा। फिर वो सेम चीज़ एक नॉर्मल फाइनेंशियल पोजीशन वाले में भी होगी, एक टीचर में भी होगी, एक स्टूडेंट में भी होगी, एक मतलब हर वॉक ऑफ लाइफ में हर किसी को भगवान सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स देता है। उन स्ट्रगल्स को आप कैसे अप्रोच करते हो वो आपके ऊपर है। तो मेरे को ये समझ में आया कि मेरी कोई अलग सी महान सी प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे लिए अकेली गॉड ने चुन के मुझे दी है, जी ये तुम्हारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और तुम्हें मैं सफ़र कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ हार्ड है, पर जो हर कोई अपनी लाइफ में एक अप्रोच लेता है उसको ठीक करने के लिए, पहले तो अप्रोच ले कि उसको ठीक करना है। सबसे बड़ी तो पहले जागो कि आप कुछ कर सकते हो इस बारे में, जबकि आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि जो आपको कंड्यूसिव हों कि जब सब ठीक हो जाएगा, या आप हमेशा ही देखते रहते हो कि वो जना ठीक हो जाए या ये बदल जाए मेरी लाइफ में, या मैं ये वाली चीज़ ले लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगी, या ये जना मेरे को तंग कर रहा है ये ना हो तो मैं खुश हो जाऊँगी। ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अपने अंदर को सही करोगे, सब बाहर पास सब बंदा भी ठीक हो जाएगा, घर भी ठीक हो जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। और ऐसे बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन ये सच है, मेरे लिए तो सच है। और मैंने देखा है कि इस रास्ते जो भी बाकी लोग भी आते हैं उन सब के लिए भी ये सच हो जाता है। कुछ बदला नहीं है, कुछ बाहर से आपने बदला नहीं है। मेरे बेटे को जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्टिल अभी भी है, वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, वो हमेशा रहेगा। लेकिन उसके मन में भी कभी कोई ये चीज़ नहीं आनी चाहिए और ना है कि मैं किसी से कुछ कम हूँ या भगवान ने मेरे साथ अनफेयर किया या मेरे साथ ये कुछ कमी है। वो आज एक शाइनिंग स्टूडेंट है, मतलब पार एक्सेलेंस स्ट्रेट एज, वो फिनोमिनल चेस प्लेयर है। मतलब आप कोई हमारी कॉलोनी में और हमारे आसपास के जितने लोग हैं, एडल्ट्स हों या बच्चे हों, उसको कोई चेस में हरा नहीं सकता। अब हम उसको टूर्नामेंट लेवल पे ले जा रहे हैं और बहुत अच्छे से बातें करता है, मतलब बहुत अच्छे से रहता है, ऐसे लगता है मतलब एक भगवान का ही रूप है। इतना सुलझा हुआ सदा हुआ बच्चा, मतलब आपकी हर बात मानता है। आजकल के ज़माने में 15 साल के बच्चे आपकी जो बात मान लें और वो कोई चीज़ को मना ही नहीं करता, मतलब वो सब करता है।
जैसे बोला जाए, जैसे कहा जाए, और अपने उसका अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। एंड मुझे लगता है कि वो ब्लेसिंग है, ना सिर्फ मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए। अभी वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो भी नज़र आएगा। लेकिन मतलब जो मैं कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ आपको नहीं लगनी चाहिए कि आपकी लाइफ में ये एक इम्पेडिमेंट है या ये रोक है। आपको देखना है कि वो हर इम्पेडिमेंट, हर डिफ़िकल्टी, हर प्रॉब्लम आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बियॉन्ड आपके सोल की ग्रोथ है। आपने 2 वर्ड यूज़ किए यहाँ पर, एक इम्पेडिमेंट, एक फीलिंग ऑफ लैक। तो जो इम्पेडिमेंट है या फीलिंग ऑफ लैक है, इसको कैसे आपने हैंडल किया और इसे कैसे आपने माइंडसेट को कैसे चेंज किया आपने, जिससे आपकी ये दुनिया बदली है? तो मैंने उसे देखा नहीं कि ये मेरी इम्पेडिमेंट है, या मेरे सामने एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करना था, और वो प्रॉब्लम के साथ मुझे और नहीं जीना था। मेरा हो गया था कि मेरे को नहीं इस रोज़ इस स्ट्रगल में जीना कि आज उसको छींक आएगी और हम हॉस्पिटल जाएंगे। मुझे उस फियर में नहीं रहना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये रिकग्निशन है कि अब बस हो गया है, अब इसका कुछ करना है। और उस टाइम आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है या आपके पास जो रास्ता खुल रहा है, मेरे लिए जो खुला वो पहला स्टेप EFT था। लेकिन उसके बाद जो रास्ते खुलते गए वो एक स्पिरिचुअल रास्ता था टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ, कि मैं अपने अंदर एक के बाद एक कुछ खोलती गई, जिससे एक जो होता है ना, हमारा हार्ट बंद हो जाता है और हमारा एक परसेप्शन जो रह जाता है वो रह जाता है कि हमें बस हर चीज़ लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। जब वो स्ट्रगल के बियॉन्ड आप देखना शुरू करते हो या आप उसको सॉल्व करना शुरू करते हो, जैसे EFT तो एक बड़ा बेसिक सा मॉड्यूल है, आप उसे कर लीजिए। आप मानो या ना मानो वो इफ़ेक्टिव है। आपको उसमें बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं कि आप जी मैं करूँगा और मुझे हो जाएगा। जैसे आप एक गोली खाते हो, किसी सर दर्द की गोली है, अब आप मानो या ना मानो सर दर्द ठीक हो जाता है ना। आपको मानने की ज़रूरत तो नहीं है कि इससे मेरा डोलो से मेरा बुखार उतरेगा, उतर ही जाएगा। तो EFT भी ऐसा है कि आप मानो या ना मानो वो इफ़ेक्टिव चीज़ है, आप करोगे हो जाएगा। तो पर बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो थोड़ी सटल होती हैं। जैसे अब आप जैसे रेकी थोड़ा सटल है, असर उससे भी आता है, बट ऐसे इंस्टेंटली नहीं दिखता कि अभी दर्द है और अभी दर्द नहीं है। और रेकी तो आपको सीखनी पड़ती है फिर। EFT भी तो सीखनी पड़ती है। नहीं, लेकिन EFT तो बहुत ही इजी है ना। हाँ रेकी में हाँ, तो ये आप 5 मिनट है। हाँ जी, रेकी में तो पहले 21 दिन आप लेवल 1 करोगे हाँ तो जी। आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करोगे, फिर आप चक्रा फिर आप बैलेंसिंग भी करोगे, करेंगे, फिर मतलब आप हाँ उसमें एट्यूनमेंट भी करेंगे और फिर उसमें सिंबल्स भी सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सेकंड लेवल, फिर उसके बाद हाँ थर्ड जी, लेवल आपको मास्टर सिंबल, जो भी मतलब हाँ आप जी, हाँ जी। हाँ, पर वो एक 2-3-4 महीने का प्रोसेस है। EFT तो 5 मिनट का प्रोसेस है, डजेंट मैटर। इफ़ेक्टिव दोनों हैं। एंड ये सब चीज़ें भी एक लेवल तक ही हैं। उसके बाद आपको जो लाइफ जीनी है वो और अपने आप ही होता है। आपके अंदर की एक सेटिंग बदल जाती है। मतलब जैसे एक मीटर होता है, वो माइनस से प्लस में अपने आप आ जाता है, मोड चेंज हो जाता है। मोड चेंज हो जाता है मतलब हो ही जाता है। और उसके बाद आपको हर चीज़ उसी मोड से दिखने शुरू हो जाती है। जब आपकी एक लैक की विज़न, एक ग्रैटिट्यूड की विज़न बनती है, आपको हर जगह अबंडेंस दिखती है, आपके अंदर की वाइब्रेशन बदल जाती है। और जब आप वाइब्रेशन हाई पे आके वाइब्रेट करते हो तो आसपास भी चीज़ें उसी वाइब्रेशन की आपके आसपास आती हैं। तो अगर आप अपने आप को क्लास 1 से क्लास 7-8 लेवल पे ले आओगे तो आपका कोर्स मटेरियल बदल जाएगा, राइट। और आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी, और आपकी लुक जो आउटलुक होती है एक प्रॉब्लम को देख के, वो आप डिफरेंटली सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको लगेगा ये 7th क्लास में मैं क्या स्ट्रगल मार रहा था, ये तो इतना ईजी था। तो अब जाके हमें लगता है कि वो सब ईजी था, लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल ईजी नहीं लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था। और उस सब में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आप गिव अप मत करो कभी भी, किसी भी चीज़ के लिए। आप बस लगे रहो, चलते रहो उस रास्ते,
आसपास के लोग कुछ भी कहें, आपको पागल कहेंगे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, सारे दिन पता नहीं क्या करती रहती है। और क्योंकि कभी कभी देख के लगता है कि कुछ अजीब हरकतें कर रहे हो आप नॉर्मल तो नहीं दिख रहे होते हो आप। उनका भी कहना ठीक है, वियर्ड लगता है उनको, बट जब वो आप में बदलाव देखते हैं कुछ टाइम बाद, तो वो अपने आप ही समझने लगते हैं कि ये रास्ता है और ये रास्ता सही है। उसके बाद कोई नहीं बोलता आपको, उसके बाद सब आपको वेरी गुड बोलते हैं। और वो चाहते हैं आपकी प्रेजेंस में रहना, वो चाहते हैं आप उनसे आके मिलो, उनसे बात करो। मतलब हर चीज़ एक सेम इंसान है जो आपको पहले पलट के नहीं देख रहा था और कह रहा था इसके तो तुम पागल है, इसको छोड़ो, कुछ तो कर नहीं पा रही है और कुछ ये पता नहीं किस चीज़ों में लगी रहती है, इससे अच्छा काम कर ले, कुछ तो कर लेगी। और फिर वही इंसान 2-4 साल बाद आपको कह रहा है कि नहीं बताओ भाई तुमने कैसे अपनी लाइफ ऐसे बदल ली है और कैसे तुम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और फिर वो उसको सब जानना है। सेम पर्सन है, सेम वही है, आप तो सेम ही हो। तो कुछ आपकी ही वाइब्रेशन बदल गई, या आपकी ही एक लेवल बदल गई, तो उससे अब आप वहाँ से आगे चलते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बस गिव अप ना करो और लगे रहो, और है एक सुपर पावर जो आपको निकाल लेगी बाहर। और कॉर्पोरेट लाइफ में आपके क्या चेंजेस आए, बिजनेस वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए इससे? सो बिज़नेस वर्ल्ड की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिज़नेस वर्ल्ड में मैं पहले कुछ साल पापा के साथ काम करती थी, फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल चिटर पिटर काम मिलने लगा, कुछ खास मिलता नहीं था, ना एक्सपीरियंस था, ना ऐसे कोई साइज़ में भी ज़रा छोटे से ऐसे अनइम्प्रेसिव से दिखती थी मैं, तो कोई ख़ास बहुत बड़े बड़े काम तो मिलते नहीं थे, तो जो भी मिलता था लेकिन हम करते थे। तो ऐसे मैं किसी का छोटी सी शॉप का एक इंटीरियर करी थी। उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं, उनको कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, आप थोड़ी हेल्प कर दो, तो पर पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो मैंने ऐसे हेल्प कर दी, उनको जाके कुछ सोल्यूशन बताया, समहाउ वो सोल्यूशन काम कर गया उनके लिए, जो भी उन्होंने मुझे नहीं बताया उस टाइम कि काम कर गया। उन्होंने मेरी बात ले ली, सुन ली, कर ली, एग्जीक्यूट कर दी। मुझे नहीं पता था, मैं तो एडवाइस दे के आ गई थी। 2-3 महीने बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और वो सेट्स रेस्टोरेंट था एम्पोरियो में, उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप इसका रेनोवेशन कर दीजिए। अच्छे। और वो ऐसा रेस्टोरेंट था उस टाइम पे, मैं बात कर रही हूँ 12-15 साल पहले, कि उस रेस्टोरेंट में मतलब आपको एडवांस बुकिंग करके टेबल मिलती थी। सेलिब्रेटेड रेस्टोरेंट था एम्पोरियो मॉल में, टॉप फ्लोर पे, मतलब 5 स्टार से भी शायद ऊपर लेवल का रेस्टोरेंट। उन्होंने कहा कि आप कर दीजिए, क्योंकि उन्हें कुछ समझ आया या उनको कुछ अच्छा लगा मेरे में, जो उन्होंने ऐसे ट्रस्ट भी किया। और मुझे याद है मतलब 2-3 लोग मुझे मिले उस दौरान रेस्टोरेंट में, जो उन रेस्टोरेंट के पीएमसी थे, कुछ एक मैनेजमेंट करते थे, कुछ एक प्रसन्नजीत, अभिजीत, 2-3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने उस रेस्टोरेंट के बाद, वो रेस्टोरेंट हमने कर दिया, बहुत अच्छे से हो गया। वो मेरा फर्स्ट 1 करोड़ प्रोजेक्ट था एट दैट टाइम, जो मेरी भी इमेजिनेशन के बियॉन्ड था। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे सपना देखा आपने कि हम ये ऐसा कुछ काम करेंगे, और फिर सडनली वो सपना सच हो गया। तो मुझे लगता है वो सपना ऐसे ही सच नहीं हो गया, वो इसलिए सच हो गया क्योंकि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं एक शेल से बाहर आ गई थी और मेरा एक एटीट्यूड बदल गया था, तो आसपास वर्ल्ड भी बदलने लगा था। तो वो रेस्टोरेंट किया, उसके बाद कुछ लोग उसमें मिले ऐसे जिन्होंने आगे और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की दिए, जो आज आप इंडियन एक्सेंट जाते हो, वो उस टाइम पे ग्राउंड बार था लोधी होटल में, वो हमने किया DLF के साथ ही। जो इलेक्ट्रिक रूम एक डिस्क है उसी में नीचे, अनिद्रा करके नाम था उस टाइम उसका, वो हमने किया, डिज़ाइन एग्जीक्यूट सब अच्छे से। तो अच्छा 3-4 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे मिले उस 2-3 साल के दौरान, और ऐसे लगा जैसे अब हाँ कुछ अचीव हुआ, मतलब एक कुछ मॉनिटरी मान लीजिए, सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, उस स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हुए एक आपका मॉनिटरी गेन्स भी स्टार्ट हो गए, बेटे की भी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो बिल्कुल ठीक कैसे हो सकता था, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। उस टाइम पे मैं जाके आउट स्टेशन काम भी कर रही थी, बॉम्बे में एयरपोर्ट भी बना रही थी, रेस्टोरेंट्स भी कर रही थी, बैंगलोर जाके कुछ फिल्म स्टार्स के घर भी कर रही थी।
ट्रैवल कर रही थी, उसको छोड़ के जा रही थी और वो बिल्कुल ठीक था। और पहले तो मैं ये मतलब 2 घंटे भी नहीं छोड़ पाती थी उसे, मेरे दिमाग में फियर होता था। पर सब कर रही थी और वो बिल्कुल परफेक्ट था। वो स्कूल जा रहा था, नॉर्मल स्कूल जा रहा था, कोई स्पेशल स्कूल नहीं जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बहुत अच्छा श्री राम में पढ़ता था और वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाफ, बहुत ही अच्छे टीचर्स, सब टेकन केयर ऑफ था। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब भगवान ने गोदी में उठा लिया हो, सीरियस लिटरली मतलब बहुत अच्छा, सब कुछ ही बदल रहा था। और ऐसा नहीं है उसके बाद दिक्कतें नहीं आई, दिक्कतें आती रहती हैं, तो लाइफ टेस्ट करती रहती है आपकी फेथ को, आपकी रेजिलियंस को, और ऐसे ऐसे सिचुएशंस में डालती है जहाँ आपसे आपको बार बार ऐसे लगता है कि फिर फंस गए यार, ये कैसे चल रहा है, अभी तो मैं ठीक हुई थी, अभी वापस कहानी चालू हो गई। और कुछ ना कुछ ऐसा गूगली आ जाता है कि आपको फिर वहीं पहुंच जाते हो आप, धक्के मारते हैं वापस उसी होल की तरफ कि जाओ वापस। पर आपको बस उस टाइम अपनी आस्था नहीं छोड़नी, अपना फेथ नहीं छोड़ना। आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, उसके बाद खींचने वाले हैं, कोई ना कोई आपको मिल जाता है उस रास्ते। जैसे मेरे पास तो है रोहिणी आंटी मेरी कोई भी छोटी सी बड़ी सब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ सॉल्व कर देती हैं, वो बस आपको एक पर्सपेक्टिव दिखा देते हैं कि देखो बेटा ऐसे भी तो हो सकता है ना, या ये भी तो कर सकते हो, या याद नहीं कि तुम कहाँ से आए हो, या याद नहीं है तुम्हारे अंदर क्या है, भूल गए हो। तो बस वो एक रिमाइंडर, वो एक लाइन, वो 2 मिनट की फ़ोन कॉन्वर्सेशन भी बहुत होती है आपको वापस सेंटर में लाने के लिए, उस एक सोर्स पे वापस जाने के लिए, जहाँ आपको पता है कि ये सब मैटर ही नहीं करता, ये सब एक डिवाइन प्ले है। और आपको हर ये आता रहेगा, होता रहेगा, कुछ तो भी चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, या किसी और के इश्यूज़ नहीं होते, या आपके घर में प्रॉब्लम नहीं होती, पर हर चीज़ का उसे नेचुरल वे में लेना सीखिए। और आप बेसिकली अपनी फेथ में जब जीते हो तो आप को दूसरे लोगों में खामियां ज़रा कम दिखने लगती हैं। तो जब वो कम दिखने लगती हैं तो आपका वो जो ब्लेम का सेटिंग होता है वो कम हो जाता है। तो जब आप लोगों को ब्लेम नहीं करते, या किसी चीज़ से किसी से लड़ते नहीं हो ज़्यादा, या जैसे एक साइड इफ़ेक्ट है सबका, मेरा गुस्सा 0 है। अच्छा, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं गुस्सा करती हूँ, डिफरेंस है। ओके। तो जब नीडेड होता है मैं गुस्सा करती हूँ। और मेरे बच्चे भी कहते हैं ये क्या है आपका ऑन ऑफ स्विच, कि फ़ोन पे डांटना होगा, कि हमारा काम ऐसा है, लेबर इंटेंसिव काम है। उनको कभी कभी नहीं समझ आता, आपको ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है, या आपको किसी को डांटना पड़ता है कि काम नहीं कर रहे हो, या जो भी। 1 सेकंड में मैं डांट रही होती हूँ, दूसरे सेकंड में मैं घर में बिल्कुल नॉर्मल होती हूँ। तो मुझे एक्चुअली इनहेरेंटली गुस्सा आता ही नहीं है। अब कुछ गलत होता भी है, या अगर मेरे बच्चे भी कुछ गलती करते हैं या नंबर कम लाते आपको हैं, मालूम है यहाँ पर गुस्सा करना पड़ेगा काम लेने के लिए तो मैं लेबर से, बता रही हूँ इसलिए मैं आप गुस्सा करते करती हैं। हूँ, मैं गुस्सा आता नहीं है सो उसका मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो पहले बहुत था, इतना गुस्सा आता था कि हाथ का पैर कांपते थे गुस्से से, और अब 0 है। ऐसे ये बताने की मतलब अजीब सी बात है, वो सोचेंगे मतलब बिल्कुल पागल है, लेकिन सच है ये, मेरे लिए परफेक्टली ट्रू है ये, कि मेरे को मेरा गुस्से का मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं है अब। तो अभी भी लेकिन बहुत रास्ता बाकी है, मुझे बहुत चीज़ों का बुरा बड़ी जल्दी लगता है, हूँ मैं थोड़ी सेंसिटिव सी, लेकिन वो भी बड़ी जल्दी रिजॉल्व भी हो जाता है। पहले जैसे दिनों दिनों महीनों महीनों लगे रहता था, वो प्रॉब्लम बैठी रहती थी, अब इतनी नहीं बैठती है। मतलब अगले दिन नहीं तो उसके अगले दिन ख़त्म हो जाती है कहानी, कभी कभी तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। बट जैसे थोड़ा सा आपका गीता में कहते थे ना, कल ही जन्माष्टमी थी, इंद्रियों पे वश आपका थोड़ा बेटर हो जाता है। आप कंट्रोल में नहीं होते अपने इमोशंस के, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाते हो। तो ये सारी चेंजेस जो मुझे लगते हैं, मतलब ये चीज़ें अभी बोलने में सुनने में अजीब ज़रूर है, मतलब मैं भी, मेरे को भी कोई बोलेगा तो मिलेगा यार क्या मतलब कुछ भी, लेकिन मेरे लिए तो ये सच है। और मैं उठ के आई हूँ, उस खड्डे में से निकल के आई हूँ, और कोई लाइफ इजी भी नहीं रही है, लेकिन हाँ अब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है।
अच्छा चल रहा है, गॉड इज़ ग्रेट। राइट जी, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके और बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो इसे देख रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ लेसन इससे ज़रूर मिलेगा और वो सीखेंगे और वो रिलेट करेंगे कि अगर वो भी किसी तकलीफ़ में हैं तो वो क्या करें और कैसे बाहर आते हैं और कैसे उनकी लाइफ एक इम्पैक्टफुल लाइफ कन्वर्ट हो सकती है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।